नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव के समीकरण तय होते थे, लेकिन क्या अब हिंदू ही जीत हार का फैक्टर तय कर रहा है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोवा के हिंदू वोटों के नाम पर आज उत्तर प्रदेश में वोट मांगने पड़े? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने हिंदू वोटों को बांटने की रणनीति तैयार की है? 2014 के बाद से हर एक चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोट पड़े। पिछले चुनावों पर कुछ पोस्ट पोल सर्वे में ये साफ हुआ कि यादव और जाटव जैसी कुछ जातियां छोड़कर बीजेपी को हिंदुओं का भरपूर समर्थन मिला था। लेकिन क्या अब की बार अखिलेश यादव को हिंदू वोटों के बंटवारे का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा फायदे के लिए? आज सवाल पब्लिक का यही है, लेकिन इन सवालों के उत्तर ढूंढने से पहले देखते हैं आज की 3 टॉप हेडलाइन। आज तीनों चुनावी राज्यों में वोटिंग का अच्छा प्रतिशत देखने को मिला। दूसरे चरण में यूपी की 55 सीटों पर 5 बजे तक 60% वोट पड़ चुके थे। सबसे ज्यादा वोटिंग सहारनपुर में हुई, वहां 67% मतदान देखने को मिला, जबकि 5 बजे तक उत्तराखंड में 60% के लगभग और गोवा में 75% से अधिक वोट पड़ चुके थे। आज की दूसरी बड़ी खबर, पुलवामा हमले की तीसरी बरसी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। आज ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राहुल गांधी अगर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं तो इसमें गलत क्या है? आज की तीसरी बड़ी खबर, ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 महीनों में महंगाई सबसे ऊंचे स्तर पर है। जनवरी 2022 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी खुदरा महंगाई दर 6.01 दर्ज की गई है। दिसंबर 2021 की महंगाई दर भी रिवाइज करके 5.66% कर दी गई है। खाने पीने की चीजों के महंगे होने से महंगाई बढ़ी है। अब सवाल पब्लिक का। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर में चुनावी रैली करने पहुंचे तो उन्होंने वहां गोवा के हिंदू वोटों के बंटवारे की कोशिश का आरोप लगाकर यूपी को अलर्ट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने ये आरोप तृणमूल कांग्रेस में गोवा प्रभारी महुआ मोइत्रा के बयान के आधार पर लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा जी ने कहा था, हमें गोवा की परिस्थिति के मुताबिक काम करना है। नॉर्थ गोवा में गठबंधन के साथ ही हमारे एमजीपी 13 से 14 सीटें लड़ रहा है, वहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। उन 14 सीटों पर एमजीपी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। एमजीपी के साथ गठबंधन कर हमने हिंदू वोटों को एकजुट होने से रोक लिया है, यानी सेंध लगाई है। महुआ मोइत्रा के इस बयान के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वोटर्स को आगाह यानी कि सावधान रहने के लिए कहा है। सुनिए आज मोदी जी ने क्या कहा। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है। बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो
उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। आखिर हिंदू वोटों को लेकर इतनी लड़ाई क्यों है? हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण या उनका बंटवारा पार्टियों की रणनीति का हिस्सा क्यों है? इसे मैं आपको उत्तर देना चाहती हूं कि 55 सीट जो आज चुनाव के लिए गए उत्तर प्रदेश में 2017 के नतीजों के आधार पर समझाऊं, जहां 8 वोट पड़े हैं। आज वोटिंग वाली ये 55 सीटों में से 38 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी को गई थी, समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस को 2, बीएसपी को कोई नहीं मिला था। रनर अप में 13 सीटों पर बीजेपी रही थी, 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी रही थी। अब ये 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी की नजर है और ये 22 सीटें ही इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए कोई ना कोई चमत्कार दिखाएगी। और अगर मैं दिखाऊं दूसरा ग्राफिक, और इसमें अगर आपको बताया जाए कि 2017 में जीत का अंतर क्या था, तो 10% जीत से कम में 20 सीटें जीती थी बीजेपी ने और 11 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने। और यही 10 से 20% 15 सीटें ऐसी थी जिसमें थोड़ा मार्जिन बढ़ा था बीजेपी का, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 2 ऐसी सीटें थी जो बड़ी मार्जिन से जीते गई थी। तो 20% से ज्यादा में भी समाजवादी पार्टी ने ऐसी 2 ही सीटें जीती थी। तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। अगर आप देखें 20 सीटों पर बीजेपी सिर्फ 10% के मार्जिन से जीती और इसलिए दोनों पार्टियों में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। जीतने वाले दलों को वोटों के बंटवारे का फायदा हुआ है इन 55 सीटों में। 48 सीटों पर जीत का अंतर तीसरे नंबर की पार्टी के वोट से कम था। और अगर आप इस पर देखें तो 55 में से 25 सीटों पर विनर और रनर अप हिंदू या मुसलमान था। अब बीजेपी की जीत 16 सीटों पर जो थी वो इस वजह से थी क्योंकि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ था और बीजेपी को मिला था। और समाजवादी पार्टी की जीत जो है 8 सीटों पर हुई थी इन 25 सीटों पर। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। तो हिंदू मुस्लिम ये जो दोनों के बीच में एक समीकरण है, ये चुनाव के लिए क्यों इतना जरूरी है, ये इन नंबर से पता चलता है। और मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर एक और बीजेपी को हिंदू वोटों में बंटवारे का डर सता रहा है तो मैं मुसलमान वोटों के पैटर्न को भी बताना चाहती हूं। आप एक पोस्ट पोल सर्वे का ये ग्राफ देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच मुसलमान वोटों का बंटवारा हुआ कैसे, और अगर मैं दिखाऊं तो आप देखें यहां समाजवादी पार्टी के 2002 में 54% वोट पड़े थे। यहां पर 2002 में ये समाजवादी पार्टी के वोट हैं, ये बीजेपी के वोट हैं। और अगर इनको आप लेके आए तो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के वोट कम होते चले गए और यहां पे ये मुसलमान वोट जो हैं वो बंटने शुरू हुए किसके बीच में? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा के बीच में। और फिर 2017 में फिर से पोलराइजेशन हुआ और समाजवादी पार्टी को 55% जो है वोट वो मिल गया मुसलमानों का। ये समीकरण था और समाजवादी पार्टी किसी ना किसी तरीके से मुस्लिम वोट सारे अट्रैक्ट करने लगी जो कांग्रेस से और बीएसपी से पिछड़ते चले गए। तो ये है समाजवादी पार्टी का।
और अगर अब हिंदू वोट जो दूसरी तरफ बीजेपी को मिलता था, ये अगर बंटवारे की तरफ जाएगा तो बीजेपी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीजेपी के लिए इस बार 2014, 2017 और 2019 के मुकाबले परिस्थिति बदली है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह यह कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम जो खाई है वो कम हुई है, और दूसरा अखिलेश यादव ने अब की बार यादव और ओबीसी वोटों को साथ जोड़ने का एक दांव चला है। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो। बीजेपी की इसी कोशिश के बीच आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गजवाए हिंद के मंसूबों के खिलाफ अपने इरादों का जिक्र भी कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। तो आज सवाल पब्लिक का यही है, क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों के बंटने पर जीत हार तय होगी? सवाल नंबर 2, उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है। सवाल नंबर 3, गजवाए हिंद जैसा मुद्दा हिंदू वोटरों को प्रभावित करता है क्या? और सवाल नंबर 4, अगर मुसलमानों ने एकजुट वोट किया तो यूपी के नतीजे क्या बदल सकते हैं? यही है आज सबसे बड़े सवाल। लेकिन अपनी हिंदू आस्था को उजागर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं हटते, और आज उन्होंने एक तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए भी यही कहा। उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुताबिक उन्हें देवी दर्शन के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकी। जनवरी में अपनी सुरक्षा में हुए चूक के बाद प्रधानमंत्री पहली बार आज पंजाब में जालंधर में थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। तो आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाजिया इल्मी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वारिस पठान एआईएमआईएम के लीडर हैं, गजेंद्र सिंह सांखला कांग्रेस के लीडर हैं, राघवेंद्र दुबे जी लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और शेखर अय्यर सहयोगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है शाजिया इल्मी को। शाजिया इल्मी जी, मैं पूछना चाहती हूं, आज बीजेपी कुछ घबराई हुई है कि आज आपको हिंदू वोट डिवाइड होने का डर भी सता रहा है, गजवाए हिंद होने का डर भी सता रहा है? ऐसा क्यों? गोवा का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कब से चुनाव के बीच में आने लगा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। नाविका जी, कर्नाटक का मुद्दा और एक स्कूल का मुद्दा, एकाएक जब कुछ बच्चियों को लगा कि वो क्लास में हिजाब पहनने उनको जरूरी है, पहनना जरूरी है, और जब से वो मुद्दा यूपी में गरमाने लगा, आपको लगता है गोवा में जो मुद्दा उठाया गया है वो उसको उजागर नहीं करना चाहिए? और किस तरह का ध्रुवीकरण की बात होती है, उसमें भाजपा को ब्लेम किया जाता है। आप हालात देख रही हैं, आप घटनाक्रम देख रही हैं, और मुझे लगता है ये चूज करना होगा लोगों को कि वो वाकई में वो गजवा हिंद के साथ हैं या जज्बा हिंद के साथ हैं। और कुछ इसी तरह का एक चॉइस है इलेक्शन में।
और ये एक क्लैरिटी है क्योंकि आपने हालात देखे हैं। और जहां तक बात है शरिया की, जिस तरह से कहा जा रहा है हमारे हिसाब से, तो देश का कानून देखिए आप, चाहे आईपीसी देखिए, सीआरपीसी देखिए, वो तो लगातार उसको मान रहे हैं। लेकिन खास तौर से महिलाओं के हुकूक के बारे में बिल्कुल ये इनका जो गज़वाए हिंद वाला जो एंगल है वो कितना तेज हो जाता है, कैसे बढ़ चढ़ कर वारिस पठान बोलते हैं। मैं वारिस पठान ऐसे लोगों से यहाँ पे पूछना चाहूंगी, और भी जो लोग और पार्टी के हैं यहाँ पे कांग्रेस से, और जो अपने को सेकुलरवादी कहते हैं, क्या वाकई में वो चाहेंगे कि आईपीसी भी कुछ दिनों में बदला जाए, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट भी बदला चाहे? वारिस पठान साहब, सीधा सवाल आपसे है शाजिया इल्मी जी का, और मैं पूछना चाह रही हूं, पहले तो यही कहा जाता था और एआईएमआईएम को, ओवैसी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर ने, नोमानी साहब ने, और कहा था कि मत आप बिल्कुल मत डिवाइड करिए वोट्स को। और आज वही बात हो रही है कि हिंदू के वोट भी डिवाइड होने लगे। जाती हूँ वारिस पठान साहब के पास, पर यह सवाल राघवेंद्र दुबे जी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। मैं पूछना चाहती हूं कि ममता जी का फॉर्मूला कहीं अखिलेश बाबू का फॉर्मूला भी नहीं बन गया? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जैसा आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी को आज जिक्र करना पड़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लगातार, आप उनके ट्वीट अगर देखेंगे, दिन में 2, 4, 5 ट्वीट जरूर आते हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ खा करके मुख्यमंत्री बने, और वो ध्रुवीकरण की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता आप जान गई है, जनता को विकास चाहिए। इनका 5 साल का शासन देखा, जनता ने जिस तरीके से युवाओं ने बेरोजगारी देखी, जिस तरीके से कोरोना काल में ये सरकार पूरी तरीके से लगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कहीं सरकार है। गंगा जी पूरी लाशों से पट गई, रेत में देखते किस तरीके से लाशें थी, दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ना ऑक्सीजन थी, ना दवा थी, ना बेड थे। और जो हालात लोगों ने देखे और महसूस करे कि इसमें उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। दुबे जी, वो तो सही है, वो तो सही है दुबे जी, आप ये सारे सवाल उठाएं, बिल्कुल वाजिब सवाल है। और आज महंगाई की दर भी आ गई है सामने, जो महंगाई की दर कमर तोड़ने वाली है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि ममता जी अखिलेश भैया के साथ चुनाव के लिए लखनऊ में बातचीत करने आई, उन्हें सपोर्ट करने आई, और जाते उनकी पार्टी गोवा में कहती है कि हमें तो हिंदू वोट का बंटवारा करना है, तभी बीजेपी की चलती हुई रेलगाड़ी जो है कहीं ना कहीं रुक पाएगी। मैं पूछना चाहती हूं कि ये हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? विपक्ष कर रहा है या बीजेपी कर रही है? देखिए, ये दूसरे के लोगों के कहा, कौन पार्टी के किस नेता ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप देख रहे होंगे लगातार जो अखिलेश यादव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप देख रहे हैं लगातार विकास की बात कर रहे हैं। वो लगातार बात कर रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हम आईटी सेक्टर में 25 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। वो बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो कह रहे हैं किसानों को सिंचाई मुफ्त देंगे, 2 बोरी डीएपी, 5 बोरी यूरिया देंगे। वो महिलाओं की शिक्षा की बात कर, छात्राओं की शिक्षा की बात करें, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं। योगी जी ने अपना संकल्प पत्र दिया था, लैपटॉप बांटने की बात कही थी, और ये लैपटॉप दे नहीं पाए। दिसंबर में थोड़ा सा एक कार्यक्रम करके कुछ बच्चों को इन्होंने टैबलेट दिए, टैबलेट भी झूठ का टैबलेट था, वो भी खराब निकले। तो इनसे इसीलिए कहना चाहते हैं कि ये सरकार ने केवल कोई काम नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर किया। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं कि बिजली उत्पादन के लिए क्या 1 यूनिट भी बनाने का काम किया बिजली। बहुत सारे मुद्दे ये उठाते कि हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया। क्या बताएंगे? एक प्लांट भी लगाया जिसमें 1 यूनिट भी बिजली पैदा हो। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया उस तरीके से काम। चलिए, मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान साहब से। वारिस पठान साहब, अखिलेश भैया और समाजवादी पार्टी तो सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं लोगों की भलाई की, बेरोजगारी की। तो ये हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? ये जो हिजाब का पूरा मुद्दा है, ये ओवैसी साहब ने उठाया हुआ है। ऊपर से अब महुआ मोइत्रा जी बोल रही हैं कि हिंदू वोटों को डिवाइड करना, इनका बंटवारा करना है, बहुत जरूरी है, तभी बीजेपी रुकेगा, थमेगा। तो मुझे ये बताइए कि बंटवारा किसका हो रहा है? हिंदू
वोटों का हो रहा है, मुसलमान वोटों का हो रहा है, क्योंकि मैंने दिखाया आपको कि 2017 में 55% जो वोट था मुसलमानों का वो सिर्फ अखिलेश जी को जा रहा था। अब नोमानी साहब ने लिखा भी ओवैसी साहब को, आप उस मुद्दे पर कुछ कह नहीं रहे हैं कि आप मुसलमान वोटों को बंटवारा करेंगे या हिंदू वोटों का बंटवारा होगा इस चुनाव में। ये बंटवारा तो नाविका जी देश का कौन कर रहा है, ये तो आप सब देख रहे हैं कि कौन देश की सेकुलरिज्म और प्लुरलिज्म की धज्जियां उड़ाता जा रहा है। और आज ही का ही वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, दिल भी बड़ा उदास है, दुखद है। आप भी महिला है, शाजिया एलवी भी महिला है। आज हमारी ही देश की एक महिला मुस्लिम टीचर कर्नाटका में जब स्कूल में जा रही थी, उसको बाहर रोका गया और रास्ते के ऊपर उसका हिजाब उतारा गया और उसके बाद उसका बुरखा भी उतार के कहा कि रख दीजिए और फिर उसको अंदर जाने दिया। पूरी पब्लिक के अंदर उसको ह्यूमिलेशन किया। तो ये किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? आप नाविका जी अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए, क्या ये सही हुआ उस महिला के साथ? अगर उसकी जगह कोई हमारी हिंदू बहन होती तो भी मुझे बुरा लगता। अब क्या ये हमारी हिंदू बहन जो टीचर होगी उसको माथे पे टीका लगाकर गले में मंगलसूत्र पहन के जाने की भी इजाजत नहीं देंगे? क्या हमारे सरदार भाइयों को अब सर पे टर्बन पहनकर भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी? तो किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? और बंटवारा कैसा शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ। ओवैसी साहब, ये हिजाब का मुद्दा कर्नाटका से अगर नहीं, ये हिजाब का मुद्दा कर्नाटका से अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो ये सही है, लेकिन गोवा का मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश में आता है जहां हिंदुओं के वोट का बंटवारा हो रहा है, वो हजम नहीं हो रहा किसी को। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए नविका जी, ऐसा हो रहा है इसकी वजह से क्योंकि बीजेपी को एक चीज समझ में आ गई है कि उनके पैरों तले जमीन खसक गई है और पांचों राज्य में उनको करारी हार मिलने वाली है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं थे। पहले भी तो शुरू किया था 80 बनाम 20, अब्बा जान, भाईजान, चाचा जान पे आकर, और आज तो योगी जी ने गजवा हिंद की बात कर दी। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मैं तो चाहूंगा कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले। और उन्होंने जो ट्वीट किया उस पर नीचे लिखा है जय श्री राम, जय हिंद लिख दिए होते तो ये सारी चीजें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर लोग जो सवाल कर रहे हैं नविका जी, की बात करें, शाजिया इल्मी, अगर वारिस पठान हिजाब की बात करें तो उस पर इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर एक्शन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। बताइए इसका लॉजिक क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे नाविका जी कि जय श्री राम सबसे मतलब ऐसा कोई नई बात तो नहीं है कि योगी जी ने जय श्री राम पहली बार कहा हो। और अब तक ओवैसी जी और सपा के नेता क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बात हो रही है शरिया की, तो आप खुद ही बात कर रहे हैं शरिया की। आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारा देश जो है संविधान से नहीं चलेगा, हमारा देश चलेगा शरिया से। आप खुद ऐसी बात कर रहे हैं और संविधान का आप सहारा ले रहे हैं। आप संविधान को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एजेंडा के लिए। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुनवाई चल रही है, इस मामले पे नहीं बोलूंगी। लेकिन लगातार आपने क्या बात झूठ बोल रही है। हमने खुद योगी जी ने क्या कहा? बीबी योगी जी ने कहा गजबा हिंद से नहीं चलेगा तो संविधान से चलेगा। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर ये बात को कहा है, साफ गोई से कहा है, बहुत ही सहजता से कहा है। और अब जब कमलनाथ जी कहते हैं कि सारे मुसलमानों के वोट एक साथ होने चाहिए, जब ममता बनर्जी कहती हैं मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट्स और माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी वोट्स हमारे पास आने चाहिए, तो उसका क्या मतलब है? आप बताइए। जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुसलमानों को एक साथ होना चाहिए, तो बीजेपी जो है और मुसलमानों को कुछ चाहिए नहीं, बस मोदी जी को गाली बको, तो बताइए इन सबका क्या मतलब है? जब हामिद अंसारी क्या कहते हैं कि देश के जितने भी संसाधन हैं मुसलमान बेचारे भाइयों के लिए ज्यादा जरूरी है। आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, तो आपके झूठ का मैं पर्दाफाश करना चाहूंगा ना। अरे बोलने नहीं देंगे इन लोग, अपना ही चलाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे, मुझे मालूम है आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे संवैधानिक हक है उनका, आप ये कहने चाह रहे हैं ना। पर आप बताइए, अगर आप कुछ औरतों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, बच्चियों को इस्तेमाल मेरी आपको इतना भी पता है, वेरी गुड, मुझे पता है आप क्या बोलेंगे। ऑफ कोर्स बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। मेरे को बोलने देंगे अगर शाजिया। अरे नविका जी, आप डिबेट चला रही है, वन साइड इंटरव्यू कर रही है। कमाल है। लड़कियों को अगर हिजाब पहनने ना दिया जाए तो आप उनके हक के लिए खड़े होते हैं। अब शाजिया इल्मी साहिबा बोलना चाह रही हैं तो उनका हक आप लेना चाहते हैं। मुसलमान है, उन्हें बोलने दीजिए।
वो झूठ बोल रही है। शाजिया इल्मी जी सरासर झूठ बोल रही है कि हमने ये किया। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान में जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 29 जो है, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है, उसका उल्लंघन है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है। वो हिजाब पहनना चॉइस ऑफ फ्रीडम है। मेरा चॉइस है, आपका चॉइस है, आपको पहनना है। ओवैसी साहब, मैं पहले दिन से हिजाब कंट्रोवर्सी के पहले दिन से मैं वारिस भाई आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, और उन तस्वीरों में लड़कियों ने पिछले अक्टूबर तक हिजाब नहीं पहना हुआ था। ये अब सडनली हिजाब का जो वायरस है, ये कहां से आ गया? कल लड़कियों के जो वकील है उन्होंने कहा है, लड़कियों के वकील ने कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि लड़कियां इतने बरसों से हिजाब पहन रही थी, सिर्फ सितंबर के महीने में कोई टीचर आई जिसको हिजाब से नफरत थी, उसने हिजाब निकलवा दिया, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। और फिर कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये एक नोटिफिकेशन लेके आया, आप जरा चेक करिए, कोर्ट में दलील दी गई है, मैं यहां पर नहीं बल्कि बोल रहा हूं। ये नफरत फैलाना, वो जो गुंडे आए थे शाजिया जी, वो कौन थे? जिनको हजारों के हिसाब से शालें बांट दी गई थी, भगवा कलर की, जो आए वहां पर हमारी बहन मुस्कान को ललकारा, मगर शेरनी थी दिलेरी के साथ खड़ी हुई, तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। वो गुंडे वो थे जिन्होंने हमारा जो झंडा लगना चाहिए, तिरंगा, हमारे देश का झंडा लगना चाहिए, वहां पर जाकर भगवा का झंडा लगा दिया। मैंने वारिस पठान साहब, मैंने सिर्फ शाजिया इल्मी जी को मुसलमान इसलिए कहा क्योंकि आपको हर वक्त चिंता रहती है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं लड़ रही थी उनके हक के लिए, लेकिन ये जो आपकी लड़ाई है किसी के हक की, ये बहुत एक तरफा है। जहां आपको सूट करता है वहां आप हक के लिए लड़ लेते हैं, जहां आपको तर्क वितर्क देती हैं महिलाएं, वो आपको पसंद नहीं आता, तो आप कहते हैं इनको ये झूठ बोल रही हैं, ये गलत बोल रही हैं। खैर, मैं गजेंद्र सांखला जी को लाना चाहती हूं डिबेट के अंदर। गजेंद्र सांखला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं एक सवाल। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा जी ने जो कहा कि हमें हिंदू वोटों को डिवाइड करना है, उनका बंटवारा करना है गोवा में, क्या ये सेक्युलर बयान है महुआ मोइत्रा जी का? आप क्या समझते हैं? नाविका जी, एक बात तो आपको बहुत क्लियर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिस षड्यंत्र को रच करके चुनाव लड़ रही है, और वो चाहती है ना तो हिंदू वोट आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और अब उसकी परसेंटेज और गिर गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के हिंदुओं को गलत बयानबाजी कर रही है, 80% वोट उसको मिलते अगर हिंदू सारे साथ होते तो। ये तो बेकार की बकवास करके और लोकतंत्र के मुद्दों से ध्यान भटकाना है। पहले भी 30-40% वोट मिलते हैं और 30-40% वोटों में और कमी आएगी, आप निश्चित रहिए। हिंदू लगे हुए हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश का एक एक हिंदुस्तानी इस बात की ताकीद कर रहा है कि वोट का दिन किस दिन आए और किस दिन हम अपनी जो लोकतंत्र की जो हमारा अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करें। बहुत बेवकूफ बना लिया, महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी ला करके शाजिया इल्मी का मुसलमान चेहरा टीवी पर लिया है और उनसे बीजेपी की माफ कीजिएगा गजेंद्र सांखला जी, माफ कीजिएगा, लेकिन शाजिया इल्मी यहाँ अपनी हिंदुस्तानों के यहाँ शाजिया इल्मी किसी के रहमो करम पर नहीं है और सिर्फ मुसलमान होने के नाते नहीं है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है विपक्ष की, यही प्रॉब्लम है विपक्ष की। शाजिया इल्मी जी, आप क्या सिर्फ एक मुसलमान चेहरा है, आपकी अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है। ये हर वक्त इसी बात को, इसीलिए मैंने कहा जब मुसलमान के हक की बात हो तो शाजिया इल्मी का चेहरा पसंद नहीं आता, इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि मुसलमान हैं, उनको तो बोलने का हक दे दीजिए। लेकिन आज आपने देखा गजेंद्र सांखला जी ने जैसे कहा, मुसलमान चेहरा शाजिया इल्मी जी पढ़ी लिखी मोहतरमा है, सिर्फ एक मुसलमान चेहरा नहीं है। शाजिया इल्मी जी, जवाब दीजिए गजेंद्र सांखला जी। ये लोग लगातार बीच में बोल रहे हैं, मेरी बात को पूरा करने से रोक रहे हैं। ये शाजिया इल्मी की क्या ये बदतमीजी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं उसके बीच में बोल रही है? जब ये बोल रही थी क्या मैंने बोला? क्या इनकी बात को मैंने काटा? नहीं, पर आप सुनिए, आप मेरी आइडेंटिटी को नहीं, मैं सिर्फ एक मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ,
मैं अपने देश को, मैं अपने मजहब को जेंडर represent को, करती मैं है। अपनी सभ्यता कैसे नहीं करती को, आप? मैं अपने कैसे नहीं तहजीब करती? को और कैसे मैं नहीं करती मजहब को नुमाइंदगी represent? करती हूँ। साजिया आपको समझ इल्मी में आया? एक मजहब को और मैं represent करती सार्वजनिक है। जीवन में सिर्फ एक मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ सिर्फ, और मैं मेरी आइडेंटिटी सिर्फ की का नहीं टुकड़ी कहा भी मैंने। नहीं है। मैंने और सिर्फ अब मैं का नहीं कहा चाहूंगी है। ये कांग्रेस और एआईएमआईएम और सपा जैसी पार्टियों का है कि मुसलमानों को सिर्फ मजहबी नुमाइंदा बनाकर और सियासी चारा हमने कहा ही बनाकर नहीं है इस्तेमाल करती मुसलमानों को मजहबी, है। मैं तुम बहुत हिंदुओं को बढ़कर मजहबी आपने मुझे कहा है, आप मैं लोग मिलकर मुसलमान भी हूँ, हिंदुओं मैं को महिला मजहबी भी हूँ, वोट मैं का नागरिक भी एक हूँ, वोट और केंद्र मैं बनाना बहुत कुछ चाहते हूँ। हो। मैं हिंदुओं बहुत को कुछ हूँ। मजहबी समझ में आया वोट का आपको? केंद्र बनाना समझ चाहते में आया हो, आपको? वो आपके मुगालते में आने वाले नहीं है। मुसलमानों को सिर्फ हिंदू सिर्फ आपके उनको मजहब के बारे में याद नहीं मुगालते में आने कराएंगे। वाले नहीं है। सुन लीजिए, हिंदू मैंने जम कभी करके कहा वोट क्या हिंदू करेंगे कह रहे हैं? और मैंने एक कभी सवाल कहा का क्या जवाब हिंदू कह रहे करेंगे। हैं? जो आप क्यों किसान कह रहे थे बैठे मैं थे मुसलमान सरहदों कह रहा हूँ? पर वो हिंदू थे। आप मैं बताऊं, किसान आप जो कांग्रेस बैठे थे यूज कर रही है सरहदों आपको। पर, वो मैं कह रही हूँ 80% मैं के कह रही हूँ लोग कांग्रेस थे। भी आपको यूज कर रही है, उनमें मुसलमान कांग्रेस भी भी आपको थे, यूज कर रही है हिंदू हिंदू भी चेहरे थे। के लिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने यूज किया जाकिर नायक को मुसलमान चेहरे के तौर पर? जरूरत नहीं है। आज कोई पगड़ी पहनने से सरदार नहीं आपको भी बनता लेने है। की जरूरत नहीं है, पगड़ी आपको भी पहन लेने करके की जरूरत नहीं है, ना ही सरदार मोहिया मोइत्रा जनता को, और ना ही बेवकूफ नहीं मुसलमानों का बनेगी। ठेका लेने की बहुत जरूरत है। बड़ा बेवकूफ अब। देखिए, हिंदुओं के वोट, हिंदुओं के किसी वोट, का बाप का ना हिंदुओं को हिंदुस्तान है, ना किसी कभी के बाप भारतीय का जनता इस्लाम पार्टी है। के साथ एक साथ नहीं सुन लीजिए थे आप। और आगे भी नहीं रहेंगे। ये मुगालता बढ़ा करके दुनिया को और हिंदुओं को भाई साहब आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, मेरी आइडेंटिटी जो है ना उसको आप डिफाइन नहीं करेंगे। मैं मेरे अस्तित्व को परिभाषित करने वाले आप नहीं हैं। मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद क्या है वो मैं तय करूंगी। गजेंद्र सांखला जी, मैंने बात इस मुद्दे से शुरू की थी। मैंने बात सिर्फ इस मुद्दे से शुरू की कि अगर महुआ मोइत्रा जी कहती हैं कि हमने एमजीपी के साथ इसलिए गठबंधन किया ताकि हम हिंदू वोटों को बंटवारा कर दें, बीजेपी का हिंदू वोट सारा एक तरफ ना चला जाए, तो क्या ये सेक्युलर बयान है? मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था। बिल्कुल सेक्युलर बयान है। हिंदुओं के वोट चलिए, ये सेक्युलर है। शेखर अय्यर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज तक परिभाषा ये बनी है कि बीजेपी सबसे कम्युनल पार्टी है। सेक्युलरिज्म का सारा ठेका कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सारे सेक्युलर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, महुआ मोइत्रा जी का बयान सेक्युलर, तो फिर बीजेपी के बयान कम्युनल क्यों? इसलिए कि बीजेपी ये कहती है नाविका जी, आपको याद होगा इसलिए वो सेक्युलर नहीं है। 1990 से लेकर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 1990 से, देखिए जब मंडल पॉलिटिक्स क्यों आया, मंडल की घोषणा क्यों हुई, वो वीपी सिंह देवीलाल के वो झगड़ा था, लेकिन उससे पीछे ये भी था कि ओबीसी एक वोट आप बना दो तो आप एक प्रकार से मुकाबला कर सकते हो। तो जो मंडल पॉलिटिक्स हुआ तो फिर कमंडल पॉलिटिक्स हुआ, फिर अद्वानी जी की रथ यात्रा शुरू हुई। नविका जी, आपको याद होगा जो वरिष्ठ नेता थे अरुण जेटली साहब हमेशा कहा करते थे एवरीबडी हैज अ वोट, यानी आप हर व्यक्ति के पास वोट है, हर वर्ग के पास वोट है। अगर आप एक वर्ग के पीछे वोट के लिए आप इकट्ठा करोगे तो उसका रिएक्शन होगा। तो आज ये जो प्रॉब्लम जो रही है कि लगातार ये लोग जो सेक्युलर वोट का मतलब मैं जो समझ रहा हूं कि अपने राजनीति में उसका वोट का अर्थ है कि नॉन हिंदू वोट, क्योंकि हिंदू वोट हमेशा कास्ट वोट से देखा जाता था, उसी का बड़ा कारण था मंडल। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने मंडलाइजेशन को खुद में, मतलब मंडलाइजेशन को जिस तरह ऑब्जर्व किया, तब से ये प्रॉब्लम हुई है कि बीजेपी एक प्रकार से हिंदू सोसाइटी को यूनाइट करने में लगी है, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी वही लक्ष्य है कि हिंदू समाज में जो प्रॉब्लम्स है वो तब तक सुधर नहीं पाएगा जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा। तो आज अगर इन पार्टीज को जो अपने आप सेकुलर कह रहे हैं, अगर उनके लिए हिंदू मतलब हिंदू वोट का बांटना ही बड़ा काम है, इसका मतलब यही है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि कई मुद्दे पर उनकी स्टैंड ऐसे रही जिसके वजह से उनके पास हिंदू वोट आना मुश्किल होता रहा। वो राम मंदिर मसला हो या ट्रिपल तलाक की मामला हो, कई ऐसे मुद्दे पर वो क्योंकि डरे हुए थे कि हमेशा का अगर हम ये स्टैंड लेंगे तो इसका मतलब एक वर्ग का वोट हमें नहीं मिलेगा। तो आज आप जो देख रहे हैं कि हिंदू वोट की चिंता जो है या हिंदू वोट को बांटने की चिंता है, वो भी गोवा में। देखिए गोवा का बड़ा इंटरेस्टिंग है, महुआ मोइत्रा का जो स्टेटमेंट ऐसी ऑफ द कफ नहीं है,
क्योंकि गोवा का वोट सब जानते हैं, एक क्रिश्चियन वोट है, एक हिंदू वोट है। नॉर्थ गोवा अधिकांश हिंदू वोट है और साउथ गोवा क्रिश्चियन वोट है। तो वो उनकी जो तृणमूल की जो गठबंधन हुई महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी से, यही कारण था कि भाई हिंदू वोट कम से बट जाए, ताकि क्रिश्चियन वोट पूरे चलाएगा या तृणमूल को या कांग्रेस को, और बीजेपी की संख्या कम होगी। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है, इसमें कोई बात द्वारा नहीं है। लेकिन आज दूसरी बात भी हुई है जो नविका जी हमें नोट करना चाहिए। एक है जो आज प्रधानमंत्री का कानपुर देहात में जो भाषण है, उसमें लगातार उनकी जो रेफरेंस थी कि भाई जो आज योगी इस कार्यकाल में मुस्लिम महिला भी सुरक्षित हुए हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री बार बार कहे हैं कि जितने कार्यक्रम मतलब स्कीम्स रहे हैं, लाभार्थी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कि ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी को कोई वेलफेयर स्कीम नहीं मिला क्योंकि वो मुसलमान है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो देखिए, एक तरफ अगर कोशिश है कि भाई किसी तरह ये कास्ट फैक्टर को जारी रखो क्योंकि परिस्थिति वैसी है, दूसरी तरफ ये कोशिश भी हो रही है। देखिए, आज अगर एमआईएम मैदान पे उतरे, क्यों उतरे? वो भी एक प्रकार के वोट को इकट्ठा करना चाहते, अधिकांश मुसलमान वोट को इकट्ठा करना चाहते, साथ में अगर दलित वोट भी आ जाए तो ओवैसी का जो फॉर्मूला है, ऑल इंडिया फॉर्मूला, वही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ रहिए, सवाल पब्लिक के आ रहे हैं और पब्लिक का सवाल है, और शिशिर सवाल भोपाल से पूछ रहे हैं, ये दुबे जी के लिए है। दुबे जी, सवाल एसपी के प्रवक्ता से ये है शिशिर जी का कि क्या मुस्लिम वोट बांटने से कांग्रेस, सपा, बीएसपी जैसी पार्टियां परेशान हैं, इसीलिए ये पार्टियां हिंदू वोट बैंक को भी बांटने में लगी हुई हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं शिशिर जी भोपाल से, जवाब दीजिए दुबे जी। देखिए, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश को अपना मानते हैं और सारे लोगों को मानते हैं। आपने देखा कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। जहां सर्वधर्म संभाव हो, वहां की आप बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये लोग बांटने की कौन बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जो हमेशा सामाजिक समरसता को नष्ट करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी कुछ बढ़ गई है, मैं शिमला बना देता हूं। एक मुख्यमंत्री की ये भाषा हो सकती है क्या? ये तो कोई जैसे कोई धमकी देने वाला कोई गुंडा, उस तरीके की भाषा है। अगर आपने देखी है कभी इस तरीके की भाषा, ये क्या है? ध्रुवीकरण करने की राजनीति है कि नहीं? ये मुसलमानों को अपना मानते हैं, सबका साथ सबका विकास अगर है तो एक बात शाज़िया इल्मी जी जवाब दे रही हैं। शाज़िया इल्मी जी जवाब दे रही हैं आपको। राघवेंद्र जी, इसलिए आपको ताज्जुब नहीं होता? आपको ताज्जुब नहीं होता राघवेंद्र जी? आपको ताज्जुब नहीं होता कि क्यों दंगे नहीं हुए? आपको ताज्जुब नहीं होता कि एक भी दंगा नहीं हुआ? और आपके कार्यकाल तो जाना चाहता था दंगों के लिए। आपको याद है? आपको याद है? आपको याद है? नहीं, आप एक एक करके नहीं, हाँ, इंस्पेक्टर को मारा, आईपीएस अफसर को मारा, उसकी विधवा परवीन क्या कहती है और क्यों मरवाया गया उसको? आपको याद है? क्या मालूम है? आप बताइए, मरवाया ना अजीजों को मारा ना आपने, सपा के रजीम में क्यों मारा? अगर मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश, आप बताइए, रेत माफिया। नहीं, राघवेंद्र जी एक एक करके बोलते हैं ना, एक एक करके बोलते ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप बताइए, एक तरफ तो सोशल इंजीनियरिंग है और एक तरफ सामाजिक विकास है, तो आप सारी पार्टियां को, ओवैसी जी को लगता है मीम भीम कर लेंगे, कुछ मिल जाएगा। आपका तो अजगर मजगर चलता रहा, अहिर आए, राजपूत आए गए, पता नहीं क्या कुछ होता रहा। मेरा देखिए, मैं यूपी में बहुत, और आपका क्या हुआ? और आपका क्या हुआ? कभी बसपा आ गई बीच में, फिर चली गई, फिर राहुल गांधी आ गए। अब आप बताइए कौन कौन आ रहा है? कभी राजभर आ रहे हैं, आ गए। यही तो दुर्भाग्य देश का है कि कहाँ गोवा की बात हो, कितनी नौकरी और यहाँ पे नहीं, और सुनिए, नहीं, विकास की बात कर रही हूँ मैं। पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि ना तो सिर्फ दंगे हुए नहीं हुए हैं, और ना पहली बार ऐसा हुआ है, ना पहली बार मुसलमानों को भी, समय आपका समाप्त हुआ। मैं दूसरा प्रश्न लेना चाहती हूं जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, और सवाल पब्लिक का शो पर आज दूसरा सवाल है। कौशलेंद्र जी जो छत्तीसगढ़ से अपना सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू या मुस्लिम समाज बढ़ता है इसलिए तो लोग उसे बांटते हैं, इसके लिए ममता या किसी पार्टी को वोट दोष क्यों दें?
ये तो जो भी धर्म का नाम पर वोट बैंक बनाते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। बीजेपी और ओवैसी की पार्टी क्यों नहीं बताती? समाजवादी पार्टी भी जवाब दे कि जात के आधार पर समाज का बंटवारा वो क्यों करती है। तो वारिस पठान जी, पहला जवाब आप दीजिए, फिर मैं शाजिया इल्मी जी से लेती हूं सवाल। देखिए, बंटवारा कौन कर रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है। हमने तो नहीं लाए थे ना 80 बनाम 20। अब औरंगजेब, भाईजान, अब्बाजान, दूसरी तरफ समाजवादी भी कम नहीं है। जिन्ना का तो उन्होंने विषय लेकर आ दिया। हमको तो जिन्ना को, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना? हम तो 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के हमारे महान देश भारत में रह रहे हैं। तो ये ध्रुवीकरण करने की बात क्यों आई? अभी भी देखिए, समाजवादी पार्टी को 19% मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन जब अखिलेश को सवाल किया गया एक पत्रकार के नेता ने नहीं कहा था वारिस पठान जी, आप ही के नेता ने कहा था ना, नहीं, आप ही के नेता ने कहा था ना कि हमें मुख्यमंत्री मुसलमान चाहिए और यादव बन जाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कभी मुसलमान को नहीं बनाते। और उसके बाद ये भी तो कहा था कि योगी और अखिलेश चले जाएंगे, मोदी भी चले जाएंगे, फिर देखेगा कौन बचाएगा आपको। ये किसने कहा था? तो आप जो आज बिल्कुल एक चोला पहन रहे, इतनी शराफत का बयान अपने भी याद कर लीजिए। इतनी हल्की आपकी यादाश्त नहीं होनी चाहिए। फिल्मों में हुआ करती है ऐसे, यादाश्त खो जाती है, असली जिंदगी में नहीं होता है। मेरी यादाश्त से बताता हूँ, सुनिए। अच्छा सुनिए, हमने क्या कहा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने? हमने सवाल किया, यादवों का नेता है, उन्होंने कहा है, दलितों का नेता है, कहा है, जाटों का नेता है। हमने कहा मुसलमान का कोई नेता है आपका? कहा नहीं है। तो हमने सवाल किया क्यों नहीं है? इतने वर्षों से, 70 सालों से 19% वाला मुसलमान एक वोट देकर 7% वाले यादव को सीएम बना सकता है। तो क्या 19% में ऐसे कोई लोग हैं नहीं कि जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन सके उत्तर प्रदेश के अंदर? सवाल क्या? क्योंकि आज तक ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है ना नविका जी, इन्होंने मुसलमानों के वोट लिए, मगर एम्पावरमेंट क्या किया? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किसका, वो बताइए मुझे। दरी बिछाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया, रमजान में आए, खजूर पानी खिलाया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो सबको चाहिए। तो फिर बीजेपी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करती है तो क्यों पेट में दर्द होता है? फिर उनको भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने दीजिए, बांटने दीजिए। शाजिया इल्मी जी जवाब दीजिए। हमारा नाविका जी, आप देखिए क्या असर होता है जब लोग सुनते हैं। हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, इसके कन्वीनर बाबू श्री कुशवाहा साहब है। अब आप देखिए इनका वक्तव्य क्या है, मतलब मुसलमान वोट साथ रहे लेकिन हिंदू वोट बढ़ता रहे, मुख्यमंत्री कास्ट के आधार पर, जात के आधार पर। उसके बाद आप अहेर और गुज्जर और स्वर्ण और दलित और जाटव और नॉन जाटव करते रहे, लेकिन मुसलमानों को आप एकजुट करें और कहें कि नहीं आपको खतरा है, ये और सिर्फ और इससे मुसलमानों को भी फायदा नहीं है। अरे सुनिए, पाकिस्तान का नाम लिए, या आप लेके आ रहे हैं गजबा जी, आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं होता तो शायद आपको चुनाव भी नहीं लड़ते। पहले अपने नानी दादियों को इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान अब बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? अरे आप क्यों कूद रहे हैं इस लड़ाई में? शाहजहा जी, सिर्फ और सिर्फ नहीं, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। आप मुस्लिम है ना, आप मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, आपको क्या कभी किसी ने हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया? नहीं किया ना, तो फिर आप वारिस पठान जी, आप करें तो सही, आप करें तो सही, बीजेपी करे तो गलत। अलग तरीके से क्यों देखते हैं हर को? मैं समझती हूं कि बंटवारे की राजनीति जो भी करे, चाहे धर्म पर चाहे जाति पर, जब ये राजनीति होती है तो जरूर इसमें कोई ना कोई रणनीति होती है। लेकिन रणनीति का इस्तेमाल करना अगर एक तरफ के लिए जायज है तो दूसरी तरफ के लिए नाजायज क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। अगर कांग्रेस कहे, तृणमूल कांग्रेस कहे, वारिस पठान साहब कहें या अखिलेश यादव कहें, तो इसे कहा जाता है कि ये सेक्युलर राजनीति है, सेक्युलर सोच है। लेकिन अगर बीजेपी से कोई कहे तो ये बिल्कुल सांप्रदायिक हो जाता है। ऐसी अलग अलग भाषा क्यों? अगर कोई भी कहे धर्म की बात तो फिर ये बांटने का काम करती है। बात करिए लोगों के हित की, लोगों के हक की, और लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एक
नौकरी, इनकी बातें हों तो शायद हम कहें कि समाज की सेवा की बातें हो रही हैं, बाकी तो सब बयानबाजी। हमारे साथ आप सबके जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पब्लिक का शो पर हम आगे चलते हैं। आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत देनी पड़ी। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक। बालाकोट स्ट्राइक ने आतंक पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया था। पूर्व चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। और ढिल्लों साहब, नमस्कार आपका हमारे साथ, बल्कि सत श्री अकाल करूंगी और सैल्यूट भी करूंगी आपको। आपकी बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं, बहुत बात की है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब भी ये प्रश्न उठता है कि भारत ने पाकिस्तान को कोई जवाब दिया या नहीं दिया, या बस ये किसी न किसी राजनीतिक डिबेट का हिस्सा बनकर रह जाता है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ बालाकोट का जो स्ट्राइक था उसके बारे में जो कुछ भी हुआ वो एक सियासी दांव था। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, आप तब 15 कोर कमांडर के अध्यक्ष थे और आप कमांडर थे, उस दौर में क्या हुआ था, आज हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मैडम, सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद। मैं ना नमस्कार ना सत श्री अकाल, आई प्रेफर जय हिंद। एंड मैम, जैसे भी आपने बात की कि 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा का हमला हुआ, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उसके इमीडिएटली बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर के अच्छी तरतीब बनाई और जो मॉड्यूल उस हमले के लिए जिम्मेवार था जैश ए मोहम्मद का, पूरे मॉड्यूल को जिन्होंने उस आईडी को प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, उस मॉड्यूल को 100 घंटे के भीतर भीतर ख़त्म कर दिया। वो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पहली बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार प्लानिंग और ऑपरेशंस करके जैश ए मोहम्मद को खास करके फोकस किया और जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप, जो भी नई लीडरशिप जहाँ उनके नए कमांडर उभरते थे, उन सबको बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म किया। एक वक्त पे हालात ये हो गए थे कि पाकिस्तान से हुक्म आता था कि फलाना फलाना टेररिस्ट अभी जैश ए मोहम्मद का अगला कमांडर होगा, तो वो फलाना टेररिस्ट कहता था मेरे को नहीं बनना है, क्योंकि उसको मालूम था कमांडर बनते ही वो एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो बात आपने कही बालाकोट स्ट्राइक की, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ रिटेलिएशन टू पाकिस्तान इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पुलवामा आईडी अटैक, इन विच हमने 40 वीर जवान अपने वीरगति को प्राप्त हुए, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटेलिएटरी एक्शन में बालाकोट स्ट्राइक्स प्लान किए और एग्जीक्यूट किए। और वो उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है सरकारी तौर पे और फोर्सेस की तरफ से भी, तो मैं उसमें ज़्यादा ना जा करके, मैं कश्मीर के अंदर उसके बाद में तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया गया घाटी के अंदर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया में भी, जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहाँ लॉन्च पैड थे, उन लॉन्च पैड्स को भी हमने लगातार टारगेट करके उनको इन्फिल्ट्रेशन करने से पहले ही उन्हीं के एरिया में ख़त्म किया। और ये मॉरल असेंडेंसी सिक्योरिटी फोर्सेस की और इंटेलिजेंसीज की लगातार कश्मीर में जारी रही और आज भी हैं। और मैं ये बात एज अ इमोशनल बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तर्क दे रहा हूँ जो फैक्ट्स पे आधारित हैं। किसी भी टेररिज्म के कुछ इंडेक्सेस होते हैं या कुछ मापदंड होते हैं टेररिज्म एरिया के, यानी कि कितने टेररिस्ट मरे, कितनी इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई, कितनी सिविलियन कैजुअलिटी हुई, कितनी टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स हुए, या कितने लोकल बच्चों ने टेररिज्म में रिक्रूटमेंट किया। ये तमाम मापदंड जो हैं 5 अगस्त 2019 के बाद सभी के सभी, और इंक्लूडिंग स्टोन पेल्टिंग, सभी के सभी नीचे आए हैं
और ये चीज़ एक ही बात दर्शाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट की रिट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रीच बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर में काम कर रही है। और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म बुरी तरह से फेल हो रहा है और पाकिस्तान इज फीलिंग द हीट। उसको इस चीज़ के बारे में सरकारी तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे प्रेशर महसूस हो रहा है। तो ढिल्लों साहब, जो लोग सबूत के बारे में सवाल उठाते हैं, उनको आपका क्या जवाब है? मैडम देखिए, मैं राजनीतिक बातों में नहीं पढ़ना चाहूँगा। जो भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं, उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल होती है। उनकी एग्जीक्यूशन उस टाइम के जो ऑपरेशनल कमांडर्स होते हैं, उस टाइम के जो पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट होती है, उनकी नज़र में उनके इंफॉर्मेशन रहती है। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि वो ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस के ऊपर राइट पीपल आर ऑलवेज अवेयर एंड उनको हमेशा बताया जाता है। ढिल्लों साहब, आप एक जीता जागता सबूत हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी और हमने वी मेड पाकिस्तान पे। मैं सिर्फ इतना पूछूंगी आपसे कि जब आप वहां थे और आप अपनी आंखों से देख रहे थे जो हमने बालाकोट में किया, तो कम से कम दिल पर जब आप हाथ रखते हैं या अपने रब को आप जब याद करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। मैडम बिल्कुल, जब इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान हुआ और एग्जीक्यूट हुआ और उसका जो पूरा का पूरा प्लानिंग हुआ और उसकी एग्जीक्यूशन हुई, ये सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर स्ट्राइक नहीं हुई, ये स्ट्राइक मेन पाकिस्तान में जाकर हुई। तो ये तो जग जाहिर है, तो इसमें तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ढिल्लों साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद वो लोग जो आज तक 3 साल बाद तक, आज के दिन जब हमने अपने 40 वीर जवान खोए थे, आज तक जो सवाल खड़ा करते हैं, शायद उनके सवालों को आज जवाब मिल चुका होगा। और नहीं मिला तो बस भगवान ही मालिक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद ढिल्लों साहब। धन्यवाद मैम एंड जय हिंद।